लीडोकेन इज़ एन एंटी एरिथमिक ड्रग और ये कभी कभी एनेस्थीसिया में भी यूज़ होती है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हार्ट के रिदम को फिक्स करती हैं। जब हार्ट का रिदम ख़राब हो जाता है उस कंडीशन कहते हैं एरिथमिया। एरिथमिया ब्रेडी एरिथमिया भी हो सकता है और टेकी एरिथमिया भी हो सकता है। नाउ दिस इज़ क्लास 1B एंटी एरिथमिक ड्रग्स। जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं उन्हें हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया, क्लास 1, 2, 3, 4 और कभी कभार हम कहते हैं क्लास 5 भी है विच इज़ मिसलेनियस। क्लास 1A जो कि सारी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, क्लास 2 जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, क्लास 3 जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और देन क्लास 4 जो कि कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं। अब लीडोकेन इस क्लास 1B, 1 को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, 1A, 1B एंड 1C। 1A का मतलब दीज आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1B का मतलब है दीज आर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1C का मतलब है दीज आर स्ट्रॉन्ग sodium channel blockers. So lidocaine is 1B which is weak sodium channel blocker. तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हार्ट का जो रिदम होता है वो ऐसे नोड ने संभाल के रखा होता है विच इज पेस मेकर। एक करंट फायर करता है, ऐसे से जाता है एट्रियल मसल्स में, देन वहाँ से एवी नोड में, देन कॉमन बंडल, देन बंडल ब्रांचेस परकेंजी और वेंट्रिकुलर मसल और फाइनली जो होता है वो करंट डाई आउट कर जाता है। इनके अगर सिंगल सिंगल एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स देखें तो वो कुछ इस तरह है और अगर इन सबको हम समेट कर दें तो ईसीजी की कुछ इस तरह की वेव जो होगी वो बनेगी। अब इसमें मज़े की नोट करने वाली बात ये है कि जो ऐसे स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा इनिशियली स्टार्ट हो रहा है और जो वेंट्रिकुलर मसल का जो ग्राफ है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिले है। तो अगर इन सारे सिंगल पोटेंशियल्स को हम कंबाइन कर दें तो ईसीजी की फाइनल जो है वो वेव बनेगी। इसके अलावा एक और बात ये है कि जो हार्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 साइड्स में, सुप्रा वेंट्रिकुलर रीजन और वेंट्रिकुलर रीजन। जो सुप्रा वेंट्रिकुलर रीजन है उसे हम ट्रीट करेंगे, अगर उसके एरिथमियाज है तो उसे हम ट्रीट करेंगे बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और जो वेंट्रिकल के जितने एरिथमियाज हैं उन्हें हम ट्रीट करेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स या पोटाशियम ब्लॉकर्स के। अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स देने की वजह से ये जो आइसोलेटेड पोटेंशियल्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, और क्योंकि ये पोटेंशियल फाइनली ईसीजी भी बना रहे हैं तो अगर हमारे पास आइसोलेटेड पोटेंशियल चेंज होंगे तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स देने की वजह से ईसीजी पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। तो इन सारे आइसोलेटेड पोटेंशियल्स में से अगर हम परकेंजी या फिर वेंट्रिकुलर मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हम आइसोलेट करके देखें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसके कुछ ना कुछ फेजेस हैं। फेज 4 जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, देन उसके बाद कोई सिंपैथेटिक इनर्वेशन आएगी या फिर सोडियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे, कोई थ्रेशोल्ड होगा तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन की अपस्ट्रोक बनेगी, शूट बनेगी। दिस इज फेज 0। उसके बाद क्या होगा, इनिशियल थोड़ी सी रिपोलराइजेशन होगी, दिस इज कॉल्ड फेज 1, और इसमें क्या होगा पोटाशियम चैनल का मिनिमल सा आउटफ्लक्स होगा। उसके बाद क्या आएगी, स्टेज 2 आएगी, दिस इज मेंटेन स्टेज, ये कैल्शियम की वजह से होगी, दिस इज कॉल्ड प्लेटू स्टेज। कैल्शियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन होंगे, दीज आर वेरी स्लो कैल्शियम चैनल्स। उसके बाद जो है वो कंप्लीट रिपोलराइजेशन की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड स्टेज 3। इस पे अगेन पोटाशियम चैनल जो है वो पूरी तरह खुलेंगे जिसकी वजह से पोटाशियम आउटफ्लो होगा और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। देन अगेन फेज 4। सो फेज 4 से लेकर फेज 4 तक, यानी जब कोई थ्रेशोल्ड आती है और फाइनली ये सारे जो इवेंट्स है डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, प्लेटू और रिपोलराइजेशन, ये फाइनली एंड अप हो जाते हैं, सारे पीरियड को हम कहेंगे दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल एंड होने के बाद एक पीरियड आएगा, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड है जिसमें अगर कोई दोबारा इंपल्स आती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम आयंस है वो अभी भी फटीग्ड होते हैं। तो अगर फाइनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले ऐसे नोड के ग्राफ को देखते हैं। इसमें फेज 4 है विच इज़ सोडियम इनफ्लक्स, उसके बाद फेज 0 है विच इज़ सोडियम एंड कैल्शियम इनफ्लक्स, और उसके बाद फेज 3 है विच इज़ पोटाशियम आउटफ्लक्स। सो अगर फेज 0, 4 और 3 ये चेंज होते हैं, ये कंसाइड करें ईसीजी की पी वेव्स के साथ। सो अगर ऐसे नोड पे हमने कोई एंटी एरिथमिक ड्रग दी है जिसकी वजह से 3 फेजेस चेंज हुई हैं तो जो चेंजेस होंगी ईसीजी में वो पी वेव पे नजर आएंगी। अब कौन से जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है वो ऐसे नोड को छेड़ सकते हैं? वेल, इसमें बीटा ब्लॉकर्स आएंगे जो कि ग्रुप 2 होते हैं, और उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे जो कि ग्रुप 4 होते हैं। वो ईसीजी की पी वेव्स को चेंज करेंगे। उसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल देखें तो जो इनिशियल डीपोलराइजेशन होगी, जो कि सोडियम चैनल्स ओपन होंगे जिसे हम स्टेज 0 कहते हैं, और थोड़ी सी रिपोलराइजेशन विच इज़ स्टेज 1 जिसमें पोटाशियम आउटफ्लक्स होगा, अगर ये दोनों चेंज होंगे तो उसकी वजह से क्यू आर एस जो है वो चेंज होगी। अगेन अगर वेंट्रिकुलर मसल्स में रीपोलराइजेशन देखें जो कि पोटाशियम आउटफ्लक्स की वजह से हो गए, जो कि फेज 3 है, अगर ये चेंज होगा एंटी एरिथमिक ड्रग देने की वजह से तो ये कोइंसाइड कर रहा है ईसीजी की टी वेव से, तो इसकी वजह से टी वेव में चेंजेस आएंगी। अब वो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो वेंट्रिकुलर मसल्स को
छेड़ सकें और उसका जो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है उसको चेंज करें, जिसकी वजह से QRS और T में चेंजेस है, वेल वो सारी एंटी एरिथमिक ड्रग्स होंगी एरिथमिक ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4। फाइनली अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि 1B ग्रुप है, ठीक है, वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उसको देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड या सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन की स्टेट आती है विच इज स्टेट 0। तो यहाँ पर सोडियम चैनल जो है ओपन होंगे। अब ये एंटी एरिथमिक क्या करेंगे, ये वीकली इन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। ये सोडियम चैनल्स हो जाएंगे ब्लॉक, जिसकी वजह से जो अप स्ट्रोक बननी थी ये अब थोड़ी सी डिले हो जाएगी और ये टाइम एक्सिस के अलोंग आगे से यानी एक्स एक्सिस पे आगे से थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी। सो ये वीकली जो है इसको ब्लॉक करेगा तो ये इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा। एंड देन ऑन द अदर साइड ये ग्राफ से पहले ही यहाँ पर फॉल कर जाएगी। अब हुआ क्या है कि वीकली सोडियम चैनल ब्लॉक करने की वजह से जो अप स्ट्रोक बनी है ये थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। सो देर इज डिक्लाइन इन द फेज 0 अप स्ट्रोक और ये बहुत ज़्यादा मिनिमल है। उसके अलावा क्या हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट वाज एक्शन पोटेंशियल। अब हुआ क्या है कि इसका एक्शन पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा पहले ख़त्म हो गया। सो देर इज़ डिक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। और तीसरा क्या हुआ है कि हमें पता है कि हर एक्शन पोटेंशियल के बाद जो पीरियड होता है दैट इज़ इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो अगर एक्शन पोटेंशियल जो है वो पहले ख़त्म हो गया है तो इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड भी है वो थोड़ा सा अर्लियर शिफ्ट हो गया है। सो देर इज़ डिक्रीज इन द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब इस ग्राफ की वजह से ECG में क्या चेंजेस नजर आएंगी वो स्टडी कर लेते हैं। अब क्योंकि वीकली सोडियम चैनल्स जो ब्लॉक होंगे तो वीकली जो है वो ग्राफ थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है टाइम एक्सिस पे, या हम कह सकते हैं इट इज़ टेकन मोर टाइम। तो फेज 0 की वजह से QRS पे चेंजेस आएंगी। QRS में क्या चेंजेस आएंगी, ये भी टाइम एक्सिस पे थोड़ा सा शिफ्ट होगा। QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो होगा वो वाइड हो जाएगा। सो देर इज वाइडनिंग इन द QRS कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि ये वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर है सो वाइडनिंग जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ECG इज नाउ ऑलमोस्ट नॉर्मल, कोई चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा बिल्कुल QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा वो वाइड होगा विच इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। उसके अलावा क्या होगा, QT जो होगा वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। अब हुआ क्या था कि जब हमने एंटी एरिथमिक ड्रग दी थी ये ग्राफ थोड़ा सा पहले आकर फॉल कर गया था, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कम हो गया था और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो कम हो गया था। अब जो फेज़ 3 है ये डिटरमिन करता है कि टी वेव किस तरह की बनी है, और फेज़ 3 जो है ये थोड़ा सा अर्लियर शिफ्ट हो गया। तो जो टी है वो भी थोड़ा सा अर्लियर शिफ्ट हो जाएगा। सो क्यू से लेकर जो टी तक का इंटरवल है वो थोड़ा सा स्लाइट हो गया। अब ये जो चेंज था ये इतना मिनिमल था कि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, जिसकी वजह से टी वेव भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं कि क्यू टी इज स्लाइटली लेस। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन IV इंट्रावीनस देंगे, वेरी हाई फर्स्ट पास इफेक्ट लिडोकेन का, हाफ लाइफ जो है वो 2 आवर्स है, साइटोक्रोम P450 का मेटाबॉलिज्म होगा। इससे मिलती जुलती ड्रग्स के हैं मेग्जेलेटिन एंड टोकेनाइड, दे आर ओरली एक्टिव बट लिडोकेन इज गिवन IV। क्लिनिकल यूज़ क्या हो सकता है लिडोकेन का, पहली बात ये एंटी एरिथमिक है, अभी हमने स्टडी किया है, उसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक भी है। अब ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई इन्फाक्ट हुआ है और इस इन्फाक्ट की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है, ऐसी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम लिडोकेन से ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा डाइजॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमियास, इसको ट्रीट करने के लिए भी लिडोकेन यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, अनवांटेड CNS इफेक्ट्स आएंगे, ड्राउजीनेस, ट्रेमस, कन्वर्जन्स हो सकती हैं। अदर सिमिलर ड्रग्स लिडोकेन से मिलती जुलती, एक तो लिडोकेन खुद है, उसके अलावा मेग्जेलिटीन, फेनिटोइन और टोकेनाइट।